4 दिन की चांदनी फिर मेरी रात टीम ने फिर कर दी वही खराफात। हमारे पास पावर हिटर्स नहीं है। बाबर आजम जो है बिल्कुल फिट नहीं है। वेस्टर्न कंट्रीज के डॉक्टर्स भी जो हैं वो डॉक्टर शेरशाह से कॉन्फ्रेंसेस में सीख रहे होते हैं। मेरे ख्याल में मकबूजा कश्मीर का मशवरा जो है ना वो मैं देता हूँ, पहले वो लोग ट्राई कर ले, कामयाब होगा तो जरूर इस्लामाबाद जाएंगे। कि सोच में कि आगे कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो जाए, हम अब सर्वाइवल पे कंप्रोमाइज नहीं करें। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। जी आया नू बखैर आगले भली करे आया। वर्षद के दुनिया बोल है के साथ मैं हूँ सोनिया सुंदस और मैं हूँ सैयद फैसल करीम। उम्मीद है कि आप खैर खैरियत से होंगे, आपका वीकेंड बहुत अच्छा गुजरा होगा। और अब हम आपको जो बताने जा रहे हैं आज शो के आगाज़ में, वो होगा एक अजीब व गरीब किस्म का रक़्स, लेकिन वो रक़्स एहतजाज बन गया। और फिर हम आपको बताएंगे कि भाई एहतजाज हो तो ऐसा। और आपने वो वीडियो देखी भी होगी, सोशल मीडिया पे बहुत गर्दिश कर रही है, क्यों ना हम पहले वो वीडियो देखें। पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी ये रक़्स इन्होंने परफॉर्म किया था। अगर आपको याद हो, ऐसी ही एक वीडियो कुछ अर्से पहले वायरल हुई थी जिसमें इन्होंने ऐसी तरह से एहतजाज किया था। बड़ा पीसफुली है ना, लाइक कोई सड़कों पर नहीं निकले, कोई मारधाड़ नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रही। मेरे ख्याल से हम भी कोई कॉन्सर्ट करवा लिया। जैसे कि आप ये कह रही थी ना कि ये हाका जो है ना, बेसिकली ये न्यूजीलैंड के जो आबाई लोग हैं, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया के आबाई लोग हैं उसी तरह न्यूजीलैंड के आबाई लोग हैं। इन आबाई लोगों को कहते हैं माओरी। और इनका ये बहुत सदियों पुराना रिवायती जंगी रक़्स है, वो सदियों से करते आ रहे हैं। भाई पुराने वक्तों में जब जंग वंग हुआ करती थी ना कबाइलों के दरमियान, तो ये एक दूसरे को डराने के लिए पहले इस तरह का रक़्स किया करते थे, दुश्मन के ऊपर। अच्छा, जैसे कि आप कह रही हैं कि इससे पहले भी हुआ है, तो यकीनन इससे पहले हमने देखा ऑस्ट्रेलिया की रग्बी टीम जो है न्यूजीलैंड की, या जो क्रिकेट टीम है या हॉकी टीम है, ये हाका करती है। लेकिन दिलचस्प वाक़या ये पेश आया उस वक्त जब न्यूजीलैंड की पार्लियामेंट में ये 180 साल पुराना 1840 में ये एक कानून था, बनाया गया था। और उस वक्त जो ब्रिटिश तो थे, जो पूरी दुनिया पे कब्जा कर रहे थे, कॉलोनियाँ बना रहे थे, वो जब यहाँ पर आए तो उन्होंने जो आबाई लोग हैं यहाँ के न्यूजीलैंड के, उनसे वो उन्होंने मुसव्विदा साइन किया, कानून बनाया कि जी हम आपको कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। और फिर ये न्यूजीलैंड की पार्लियामेंट का हिस्सा बन गया। लेकिन फिर हुआ ये कि 3 दिन पहले जब इस कानून को छेड़खानी करने की कोशिश की गई, रद्दोबदल करने की कोशिश की गई, तो उसके बाद ये इन खातून जो हैं, ये खातून न्यूली इलेक्टेड मेंबर हैं। और इन्होंने जो है वो अब ये देख रही हैं आप, इन्होंने कितनी ज़्यादा एंथुसियास्टिक हो रही है, yes, कुछ ज्यादा ही प्रेशर है उसके फेस के ऊपर, एक्सप्रेशंस, फेशियल एक्सप्रेशंस देखें आप। हाँ, और ये कह रही है खमंदे खमंदे। वो खमंदे खमंदे का तो मुझे नहीं पता मतलब क्या होगा। और सबके सब उसको उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्योंकि बाकी के भी सारे माओरी मेंबर्स ही थे ना, तो उन्होंने कहा खमंदे खमंदे। ये मुझे नहीं पता कि खमंदे खमंदे का मतलब क्या है, लेकिन हमें ये पता है कि अब हमें बढ़ना है बड़ी खबर की जानिब। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल की जानिब से VPN का इस्तेमाल गैर शरई करार दिए जाने के बाद सोशल मीडिया पर नई बहस, मजहब और सियासी हलकों की शदीद तनकीद। लेकिन हुकूमत VPN के खिलाफ चाराजोई के लिए मुतहर्रिक है। कौमी टीम कैंगरूज के खिलाफ T20 सीरीज हार गई, साख अब भी बचाई तो जा सकती है। दौरे ऑस्ट्रेलिया का तीसरा और आखिरी T20 आज हो रहा है। मुसलसल सफर के बाद थकान से चूर सीनियर खिलाड़ियों को आराम दिए जाने का इम्कान, नए लड़कों को चांस मिल सकता है। मुकामी टेक्नोलॉजी के जरिए पंजाब में मसनूई बारिश का तजर्बा काम कर गया। जेहलम और गुजर खान में बरसे पानी से दीगर शहरों की फिजा में बेहतरी। पंजाब में अपनी मदद आपके तहत क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी कैसे तैयार की गई, जानेंगे आज के प्रोग्राम में। और पाकिस्तानी डॉक्टर की काबिलियत इंटरनेशनल लेवल पर पजीराई। रॉयल कॉलेज ऑफ गायनेकोलॉजी ने डॉक्टर अम्मार रफीक के मुकालमे को बेहतरीन रिसर्च के अवार्ड से नवाजा। रिसर्च बच्चादानी के कैंसर के खात्मे में कैसे मददगार साबित होगी, बताएंगे आज के प्रोग्राम में। चलिए करते हैं प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़। और बाकायदा आगाज़ में आपको बताएं, बस जितनी इजाज़त है उतना ही इंटरनेट इस्तेमाल करना होगा। इंटरनेट का ज़ायद इस्तेमाल अब पाकिस्तान में हराम होगा, ये कहना है पाकिस्तान की इस्लामी नज़रियाती काउंसिल और उसने शरई फतवा जारी किया है। और इंटरनेट की बिना रोक टोक रसाई का जरिया VPN गैर शरई करार दे दिया गया। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के सरबराह
अल्लामा डॉक्टर रागिब नईमी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस रिलीज में कहा कि VPN का इस्तेमाल जिससे गैर इखलाकी या गैर कानूनी अमूर तक रसाई मकसूद हो, शरियन जो है वो ममनू है। रागिब नईमी साथ हमारे साथ मौजूद हैं। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम, सबसे शुक्रिया आपके वक्त का। यकीनन जो भी इस तरह के मामलात हैं, अब उस पर इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ने भी जो है बुनियादी तौर पर राय दी है, तो ये है क्या? आप लोगों ने इसके इस्तेमाल को गैर इस्लामी कहा है, मुकम्मल हराम करार दिया है, ये क्लियर कीजिएगा पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं इस्लामी ज़ाती कौंसिल के VPN के हवाले से फ़ैसले किए जाने के बारे में पस मंज़र को बयान करना चाहूँगा। अदालत आलिया लाहौर ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की तौहीन के हवाले से गुस्ताखाना मवाद के हवाले से एक मुकदमा जो कि उमर नवाज़ बनाम डिप्टी डायरेक्टर FIA था, जिसका फ़ैसला 28 मार्च 2023 को दिया गया और उसमें कैटेगोरिकली पाबंद किया गया वज़ारत मज़हबी अमूर को, वज़ारत इत्तलात को, FIA को, PTA के माहिरीन को, और उसका इजलास इस्लामी ज़ाती कौंसिल में हुआ 30 मई 2023। साबिक चेयरमैन इस्लामी ज़ाती कौंसिल डॉक्टर किबला अयाज साहब की सरबराही में। उसमें इस्लामाबाद और रावलपिंडी की मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटियों के स्कॉलर्स भी थे और मुफ्तियान कराम भी थे, और ये सारे के सारे इस नतीजे पर पहुँचे कि सोशल मीडिया के इस्तेमाल के हवाले से और ख़ास तौर पे सोशल मीडिया पे गुस्ताखाना मवाद को ख़त्म करने के हवाले से सिफारिशात मुरतब की जाएँ। और उन सिफारिशात में से एक सिफारिश ये भी थी, PTA सोशल मीडिया वेबसाइट्स के रजिस्ट्रेशन का अमल जल्द अज जल्द शुरू करें और तमाम VPNs को बंद करने के लिए बिला तख़ीर इक़दाम करें। ये सिफारिशात बाद-अज़ां कौंसिल के 6-7 जून 2023 के इजलास में पेश की गई और कुछ तरामीम के साथ। ये अकेली सिर्फ यही नहीं, दीगर सिफारिशात भी थी, कौंसिल ने उन्हें मंजूर किया और फिर वो बाकायदा तौर पर कौंसिल के रिकॉर्ड का हिस्सा बन गई। यानी कौंसिल की तरफ से VPN को बंद करने के बारे में जो सिफारिशात थीं, ये आज या गुज़श्ता 2-4 दिन की बात नहीं है, ये कमोबेश 1.5 साल कबल की बात है। और कौंसिल मुख्तलिफ़ मौक़े पर जब ये समझती है ज़रूरी कि कौंसिल की मुख्तलिफ़ सिफारिशात जो माजी में की गई हैं उनके हवाले से कोई बात की जाए, तो कौंसिल बात करती रहती है। और कौंसिल के चेयरमैन होने की हैसियत से हम पिछली सिफारिशात का इआदा करते रहते हैं। जब कौंसिल ये बात करती है कि बिला तख़ीर इक़दाम किए जाने चाहिए तमाम VPNs को बंद करने की, तो इसका ज़ाहिरी मतलब यही है कि ये VPN का इस्तेमाल गैर शरई मकासद के लिए हो रहा है और ख़ास तौर पे उन वैसे मुफ्ती साहब, आप लोगों की राय में सिर्फ ममनू वेबसाइट्स के लिए VPN का इस्तेमाल गैर शरई, यानी आप लोगों ने VPN टेक्नोलॉजी को गैर शरई करार नहीं दिया बल्कि इसके इस्तेमाल पर कतगन की बात की है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग? देखिए जब हम किसी काम का होना अक्सर या अक्सरियत की बुनियाद पे देखते हैं कि कोई भी एक ऐसी एक्टिविटी जो कि अक्सर की जा रही है और अक्सर उसी चीज़ को इस्तेमाल किया जा रहा है, तो फिर लिल अक्सरी हुक्मुल कुल के तहत उस पूरे के पूरे अमल के ऊपर फ़ैसला लगाया जाता है। अगरचे इसमें इस्तिस्नाई कैफ़ियत मौजूद हैं, लेकिन हम ये देखते हैं कि VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का इस्तेमाल ख़ास तौर पे वो लोग करते हैं जो कि अपनी IP और लोकेशन को छुपाना चाहते हैं। वो ये ज़ाहिर नहीं करना चाहते कि ये VPN को इस्तेमाल करने वाला कौन है, कहाँ से बात कर रहा है और किस एड्रेस से वो अपने उन तमाम चीज़ों को फैला रहा है जो कि मुआशरे में यकीनी तौर पे नफ़रत का बाइस बनेंगी या फिर तौहीन रिसालत या तौहीन मज़हब के किसी हवाले से बातचीत चल रही होगी।
हम ये समझते हैं कि चूँकि VPN का इस्तेमाल अमूमी तौर पे नेगेटिविटी के लिए हो रहा है तो उसको एक जनरलाइज तौर पे बयान कर दिया। अलबत्ता इसमें इस्तिस्नाई कैफियत और सूरत हाल मौजूद है, और वो इस्तिस्ना क्या है, एक्सेप्शन वो ये है कि अगर कोई इसको पॉजिटिव इस्तेमाल करना चाह रहा है, अगर कोई इस VPN के इस्तेमाल से अपने मुफ्ती तलीमी साहब, मराहिल को पूरा कर आपने ये रहा बात है की या कि मस्बत अगर कोई करना चाह रहा है इस्तेमाल। अच्छा, अब मौजूदा हालात में इंटरनेट तक लोगों की रसाई नहीं हो रही है, उनके काम मुतासर हो रहा है, उनका रोज़गार मुतासर हो रहा है, लाखों पाकिस्तानी इससे रोज़गार कमाते हैं। इस हालत में भी VPN के इस्तेमाल को गैर शरई तसव्वुर होगा या फिर किसी हद तक इजाज़त दी जा सकती है इसके इस्तेमाल की? देखिए अभी ये बात मैंने बड़ी वाज़े कर दी है कि VPN का इस्तेमाल किस वक्त शरई होगा और किस वक्त गैर शरई होगा। बिलाशुबा इस वक्त हम फायरवॉल लगने के बाद ये देख रहे हैं कि इंटरनेट की स्पीड काफ़ी हद तक कम हो चुकी है और हैवी साइट्स नहीं ओपन हो पाती, ख़ास तौर पे जिन्होंने मुआशी मामलात के अंदर इकनॉमिक एक्टिविटी के लिए इन साइट्स का इस्तेमाल करना है। ऐसी सूरत में वो तमाम लोग जो कि VPN को इस्तेमाल करना चाहते हैं, जब हुकूमत की तरफ से ये कहा जा रहा है, और फिर हम इस बात को भी देखते हैं कि 2020 से लेकर अब तक 30,000 से ज़ायद VPN रजिस्टर्स किए जा चुके हैं, प्रोवाइडर्स के बारे में रजिस्ट्रेशन पूरी हो चुकी है, तो फिर पाकिस्तान में अहबाब को चाहिए कि वो पायरेटेड VPN या गैर कानूनी VPN की बजाय एक रजिस्टर्ड VPN के ज़रिए अपने मामलात को लेकर चलें। अब ये देखिए कैसी अजब कि अगर हम किसी यूरोपीय मुल्क के अंदर हैं तो वहाँ पे हमें किसी भी सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करने के लिए कंपनी से परचेज करना पड़ता है। अब आखिर में मैं आपसे ये ज़रूर पूछना चाहूँगा कि हुकूमत ने जो VPN पे पाबंदी लगाई, VPN बेसिकली अपनी शनाख्त को छुपा के और ये सारे जो है ना इस तरीके से यानी कि बिला रोक टोक आप इस्तेमाल कर सकते हैं इंटरनेट। अच्छा, अब इसमें आपकी क्या राय है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो ममनू वेबसाइट्स तक रसाई या फिर हुकूमत से अपनी शनाख्त छुपा के और उस पर फिर तनकीद करते हैं, तो उस पर जो है आपकी क्या राय होगी? देखिए हमारी जो प्रेस रिलीज़ है जो जुमे को हमने जारी की है, उसे मुकम्मल तौर पे पढ़ा नहीं गया और सिर्फ उसकी बॉटम लाइन को लेकर एक हवा खड़ा कर दिया गया है। हमने बहुत कैटेगोरिकली मुल्क की सालमियत के हवाले से उसमें बात की है, हमने गैर महज़ब और गैर अखलाकी साइट्स तक रसाई के हवाले से बात की है, तौहीन मज़ाहिब के हवाले से बात की है, किरदार कुशी के हवाले से बात की है। हम ये समझते हैं कि चाहे रजिस्टर्ड VPN है चाहे गैर रजिस्टर्ड VPN है, अगर उनसे ये गैर शरई अमूर सरअंजाम दिए जा रहे हैं तो फिर तो VPN का इस्तेमाल किसी भी तौर पे दुरुस्त नहीं होगा। फिर VPN ही क्या, जो भी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करना चाहेंगे वो दुरुस्त नहीं होगा। हाँ, आप इस सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि राब्ताकारी में सहूलत के लिए हैं या अपनी इकनॉमिक एक्टिविटी को पॉजिटिव तरीके से जायज़ तरीके से आगे बढ़ाने के लिए हैं या फिर लोगों के साथ अपने राब्ताकारी को में इजाफ़ा करने के लिए हैं, तो वो उसी वक्त जवाज़ की सनद मिलेगी जब वो रजिस्टर्ड VPN के ज़रिए से की जाएगी और पॉजिटिव तरीके से होगी। राग़िब नईमी साहब, चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती काउंसिल, हमारे साथ मौजूद थे। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। लेकिन अब मुल्क भर में पूरी एक नई बहस छिड़ चुकी है कि अब शरई और गैर शरई किस तरीके से चीज़ें होंगी, और ये चीज़ें पहले ही ब्लैक एंड वाइट थी कि जो चीज़ गलत है उसका इस्तेमाल गलत है, तो अब इसको मज़ीद गालिबन क्लैरिफाई करना पड़ेगा कि ये जो इस्लामी नज़रियाती काउंसिल कह रही है ये बहस ख़त्म होने वाली नहीं है, ऑब्वियसली नहीं होने वाली। ऐसे अब वक्त हो जाता है ब्रेक का, वक्त हो जाता है एक ब्रेक का, छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, देखेंगे प्रोग्राम में बाकी क्या क्या है। वेलकम बैक जनाब। कहते हैं कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, समझ तो गए ही होंगे आपके मैं किसकी बात कर रही हूँ। ये देखें जब आपने बात की ना इस पे, इरशाद भाई वो शेर भी याद आ गया। इरशाद 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, टीम ने फिर कर दी वही खराफात। मतलब कि पाकिस्तान T20 सीरीज़ जो है वो ऑस्ट्रेलिया से हार चुका है, लेकिन वो लोग जो तनकीद कर रहे हैं इस पे, बाशमूल आप बहुत तनकीद कर लो, बहुत तनकीद करती हैं। अब बंदा अभी आपको वनडे सीरीज़ जीत के दी हमने,
मतलब और क्या चाहिए आपको टीम से? अब T20 भी मतलब इतनी खुशी देखे ना आप, कितनी खुश हो गई थी, इतनी खुशी की कॉफी गिर रही थी। हमारी टीम हमारी कौम को इतनी खुशी देना ही नहीं चाह रही कि हम खुशी से पागल हो जाएं। अभी हम वनडे सीरीज जीत के पागल हो गए थे, तो टीम ने हमारी कौम को नॉर्मल किया, नॉर्मलाइज दोबारा करने से के उसी लिए, माहौल को ठंडा करने के लिए जो है हमने कहा कि एक तो हारेंगे हम दोबारा से उसी डगर पे आ जाएं। हम T20 में जो है वो टेस्ट मैच खेलना शुरू कर दें, बॉलर्स हमारे फिर कुछ अच्छा तो बेहतर कर दें, लेकिन फिर बैट्समैन उनकी मेहनत पे पानी फेर दें। वेलकम बैक टू पुराना पाकिस्तान क्रिकेट टीम। ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे T20 मैच में पाकिस्तान को दी थी शिकस्त और पाकिस्तान को ये मैच जीतना चाहिए था। लोग ये कह रहे थे कि हम पहला T20 हारने के बाद वनडे की तरह कम बैक करेंगे, लेकिन वो कम बैक होते होते वो कम बैक सिर्फ उस्मान और इरफान करना चाह रहे थे और बाकी टीम जो है वो कुछ करना नहीं चाह रही थी। अब आज जनाब अली होबार्ट में मैच है और इसके राउंड बहुत सारी दीगर खबरें भी हैं स्पोर्ट्स की। अब जेसन गिलेस्पी जो हैं वो उनको हटाया जा रहा है या फिर आकिब जावेद को लाया जा रहा है, मतलब बहुत कुछ हो रहा है। मतलब जैसे सियासी उतार चढ़ाव होता रहता है वो यहाँ पे उससे ज़्यादा है, उससे ज़्यादा है, उससे भी ज़्यादा, एब्सोल्युटली। तो क्रिकेट एक्सपर्ट लीना मोइन अजीज हमारे साथ मौजूद है। और पाकिस्तान 148 रन भी स्कोर नहीं कर सका। ये तो हमारा मॉडल रहा है ना, जब से 2006 से हमने T20 शुरू की है। हम 230 250 नहीं बनाते, हम बनाते हैं इतने ही और फिर जीत जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम है, अब प्रॉब्लम यह है कि एक सीरीज़ हम जीत सकते थे ये वाली, लेकिन हम ये सीरीज़ हार गए हैं। बड़ी सीरीज़ के लिए ये जो वाकई कौम की नुमाइंदगी जो है, ये इसके हम काबिल हैं ये टीम हमारी? देखिए जो T20 का माहौल है ना, बहुत दिनों से ऐसा ही बना, बिकॉज हमारे पास पावर हिटर्स नहीं है। अभी हमने हाल ही में वनडे में तो बड़ी जबरदस्त सीरीज विक्ट्री हासिल की, लेकिन T20 एक डिफरेंट गेम है, इसमें अटैकिंग बैट्समैन चाहिए। बॉलर्स तो हमारे अच्छे कर रहे हैं, हमने दोनों मैचेस में इतना बड़ा टारगेट नहीं था, लेकिन हमारे पास पावर हिटर्स नहीं है। बाबर आजम जो है बिल्कुल फिट नहीं है फॉर T20 क्रिकेट। मैं कब से कह रही हूँ, कब से एग्जांपल्स दे रही हूँ। आप देखें, आप तिलक वर्मा और ये कैसे खेल रहे हैं, तो बाबर आजम खुद नहीं सही, साइम को होना चाहिए, हारिस को होना चाहिए, फखर को होना चाहिए। तो ये तीन ऐसे प्लेयर्स अगर आप डाल दें इनको आप टीम में, तो हमारी 148 तो हम चेस कर ही जाएंगे ना। तो मैच जीतने का मसला होता है ना जब अब आपके पास सारे एक जैसे बैट्समैन हो, जो कि सिर्फ क्लासिक बैट्समैन हो, तो जाहिर है आप T20 नहीं जीतेंगे। तो ये तीन हमें इसकी जरूरत है, फखर, हारिस और साइम, ये तीनों को होना चाहिए T20 में हमारी बैटिंग लाइनअप में। बाकी बॉलिंग हैज डन रियली वेल जी, वो तो ठीक है लीना, लेकिन मुझे ये बताइए कि साइम अयूब के बारे में इतनी पुरस्रार सी खामोशी क्यों है? वो टीम में क्यों शामिल नहीं, जबकि वनडे में मैच जितवाने में साइम अयूब और उनकी बैटिंग का तो जवाब ही नहीं था। बिल्कुल, देखिए उनको होना चाहिए। मैं तो कहती हूँ तीनों फॉर्मेट में होना चाहिए। टेस्ट भी उनको खिलाया उन्होंने, एक दो अच्छी इनिंग्स खेली इंग्लैंड के खिलाफ, बड़ी टीम थी। फिर वनडे में भी बेहतरीन उनके रन्स रहे और किरदार रहा, तो उनको T20 में भी होना चाहिए था। मुझे समझ नहीं आ रही कि क्यों नहीं है, क्योंकि वो एक डैशिंग बैट्समैन है, स्ट्राइक रेट अच्छी है, छक्के लगाने की एबिलिटी है उनके पास, तेज खेलने की एबिलिटी है। तो बाबर आजम पे क्यों इंसिस्ट किया जा रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही। बाबर आजम ही वो एक हिस्सा है जिससे फिर वो सारा जो मसला है वो नोज डाइव करता है और पाकिस्तान मैच नहीं जीत सकता। तो वहां से बड़ी तब्दीली, बड़ा फैसला करने की जरूरत है। एंड आई एम क्वाइट श्योर कि रिजवान इतने अच्छे कैप्टन हैं कि उनको यकीनन ये डिसीजन लेना पड़ेगा, वरना वहां पर आप 200 रन बन रहे हैं, वहां पर तो हमारी इस लाइनअप, बैटिंग लाइनअप को नहीं ये नहीं कामयाबी हासिल कर सकती, बिकॉज सारे एक जैसे बैट्समैन हैं। लीना, आपने कहा 200 रन बन रहे हैं, क्लोज टू 300 स्कोर कर दिया इंडिया ने अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, और हम किस चीज़ को रो रहे हैं? बाबर आजम फिर 3 रन, बाबर आजम फिर 4 रन, और रिजवान की भी सिचुएशन। अच्छा, आपने कहा रिजवान बहुत अच्छे कैप्टन है, वनडे में उन्होंने बहुत अच्छी कैप्टनसी दिखाई, बट क्या हो जाता है T20 में? 15 डॉट बॉल है, 15 डॉट बॉल्स, मतलब ये तो बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करता किसी भी चीज़ को। लेना देखिए रिजवान का तो मसला अब ये है ना कि रिजवान पे मुझे तो पूरी उम्मीद है कि हो सकता है कि उन पे क्योंकि दबाव आ सकता है, लेकिन वो इस किस्म के प्लेयर हैं, लेकिन कि उन्होंने असेस किया होगा। अगले मैच में आप देखेंगे, और रिजवान के पास वो शॉट्स हैं कि वो प्रेशर से निकल सकते हैं। रिजवान स्लॉग स्वीप कर सकते हैं, कट अच्छा मारते हैं, अपर कट अच्छा मारते हैं, छक्के को लगा सकते हैं जब चाहे तो, नीचे आके कदमों का इस्तेमाल करके शॉट्स लगा सकते हैं। बाबर में वो एबिलिटी नहीं है, वो स्वीप शॉट ही नहीं खेलते, वो 2-3 शॉट्स खेलते हैं, नई शॉट्स की तरफ नहीं जाते। रिजवान तो रिवर्स स्वीप भी मारते हैं। सो मुझे यकीन है कि असेस करके रिजवान तो सही आ जाएगा। रिजवान की वैल्यू बहुत है टीम में, कप्तान है, कीपर ब्रेन है,
तो ये बैटिंग को वो कवर कर लेगा, लेकिन बाबर क्या करेंगे क्या नहीं, एक प्लेयर की वजह से आप सारी टीम को नहीं नीचे लगा सकते। जी ठीक है, नहीं ना, चलें, आपने बाबर और उनकी तो बात कर ली, लेकिन उस्मान बेचारा तो अकेला लड़ता रहा है। निफ्स सेंचुरी स्कोर की, उसका क्रेडिट उसे जाना चाहिए ना। इरफान खान ने भी ऑलमोस्ट 36 रन बनाए। सवाल यह है कि टीम में टीम वर्क दिखाई दे रहा है आपको? नहीं, मैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पे बिल्कुल नहीं जाऊंगी। अभी इसी टीम ने हाल ही इसी कप्तान के अंडर पहला मैच हार के इतने साल बाद 17 साल बाद ऑस्ट्रेलिया में आपको मैच जिताया, तो मैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में बिल्कुल नहीं जाऊंगी। हाँ, मैं ये बात जरूर करूंगी, 3-4 चेंजेस मस्ट है। मैं बार बार बाबर आजम की बात कर रही हूँ, और एक दो और भी चेंजेस होने चाहिए। जहाँ तक उस्मान की बात है, मैं उनकी बहुत बड़ी फैन नहीं हूँ। हाँ, उस दिन उन्होंने अच्छी इनिंग्स खेली, लेकिन मुझे मजा आया इरफान की इनिंग्स देख के, अच्छी फाइट की उन्होंने। लेकिन वो जो 3 लड़के मैं आपको बता रही हूँ वो टीम में होने चाहिए और भी देखना चाहिए। हारिस, फखर एंड साइम, T20 में ये तीनों लड़के मस्ट हैं। एब्सोल्युटली लीना, और इस पे तो जितना भी इस पे मजम्मत की जाए, इन सबको टीम से बाहर रखने की, T20 उतना कम है। बट जो पैटर्न रहा है पाकिस्तान का T20 का, बॉलर्स पे बहुत ज़्यादा इन्हिसार रहा है। एक वक्त में शुरुआत में लाठी चार्ज किया ऑस्ट्रेलियन ओपनर्स ने, लेकिन उसके बाद टीम में ज़बरदस्त कम बैक किया, चाहे वो हारिस हो, हारिस रऊफ़, चाहे वो शाहिद अफरीदी हो, या फिर वो जो नए स्पिनर आए हैं वो हो। तो क्या कहेंगी बॉलिंग परफॉर्मेंस पे? देखिए, बॉलर्स शानदार बॉलिंग की वहाँ पे, लेड बाय हारिस रऊफ एंड देन फॉलोड बाय नसीम एंड शाहीन एंड एवरीवन एल्स। बहुत अच्छी बॉलिंग की। एक मौके के परसों जो मैच था उसपे 3 ओवर में 3.5 ओवर में 52 रन बने हुए थे, और इन्हीं बॉलर्स ने हमें 6 ओवर के बाद आई थिंक 64-65 पे इनकी 3 विकेटें आउट करके दी। तो बॉलर्स ने सारी सीरीज में शानदार कामयाबी हासिल की, और टीम को ऐसी पोजीशंस में लाके खड़ा किया जहां से टीम मैच जीत सकती है, और वनडे सीरीज जीती भी। पर अगर T20 में बैट्समैन नहीं है, एम्यूनिशन नहीं है, आपके पास अटैकिंग प्लेयर्स नहीं है, तो आप नहीं जीत सकते। बैट्समैन, बॉलर्स भी इसमें कोई वो नहीं है। कैचेस की भी मैं कहूंगी इतनी बड़ी वो नहीं है जितनी रिजवान कह रहे थे। मेरे ख्याल में मेन गलती बैट्समैन नहीं है। टीम सिलेक्शन में 3 से 4 चेंजेस होनी चाहिए, और 3 से 4 चेंजेस बड़े चेंजेस होते हैं। थैंक यू सो मच लीना। और आज जी तीसरा T20 है, होपफुली पाकिस्तान ये जीत जाएगा, होपफुली हम उम्मीद कर सकते हैं। आपकी तो अपनी आवाज़ इतनी ऊपर नीचे हो रही है। वो देखें ना, मैं बहुत फैन हूँ पाकिस्तान क्रिकेट टीम का, और अब जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का फैन है उसने 2 नारे अपने लिख लिए हैं। वो 2 नारे हैं कि जीत गए तो अल्लाह शुक्र, हार गए तो अल्लाह सबर। तो बस ठीक है, इसमें हमें उदास नहीं होना चाहिए। हाँ, लेकिन एक ऐसी खबर जो कि ओवर द वीकेंड उसने क्रैश कर दिया, इंटरनेट को क्रैश कर दिया। वो भी खबर खेल से ही है? यस, एब्सोल्युटली। वो खेल से भी ज्यादा, मतलब कि इरशाद, इट वाज बॉक्सिंग, और 44 बॉक्सर्स को रिंग में नॉकआउट करने वाले माइक टायसन को हैवीवेट बॉक्सिंग मुकाबले में जैक पॉल ने शिकस्त दे दी है। और बहुत से लोग कह रहे थे, राइटिंग ऑन द वॉल था ये फाइट को। अच्छा, ये फाइट के पीछे स्टोरी ये है कि भाई ये मारूफ यूट्यूबर है जैक पॉल। जैक ने, ही इज अ बॉक्सर बट ही इज अ यूट्यूबर। ओके, तो जैक ने चैलेंज किया माइक टायसन को, जो कि 58 साल के हो चुके हैं। 58 साल के माइक टायसन, राइट। और 58 साल में आप सोचें कि उन्होंने बहुत लंबी फाइट खेली, बहुत सारे उन्होंने जो है वो बाउट्स जो है वो किए। टायसन एक नाम है भाई। यस, हाँ, लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जी क्या ज़रूरत थी इसकी, और अच्छा, इसमें ये भी है कि जैक पॉल जो है उन्होंने चैलेंज किया, वो आए, उन्होंने काफ़ी उनको मुक्के शुक्के भी लगाए, और इस फाइट के रूल्स को सॉफ्ट भी किया गया, और जो ग्लव्स थे उन ग्लव्स को, जो हैवी ग्लव्स होते हैं, उन हैवी ग्लव्स को थोड़ा लाइट भी किया गया। इस सब के बावजूद माइक टायसन ने बहुत मुकाबला किया, 8 राउंड्स तक मुकाबला किया, लेकिन वो फाइट नहीं जीत सके और वो हार गए। मे बी मेरे कुछ फेवरेट बॉक्सर्स हैं। ऑन द टॉप ऑफ द लाइन इज़ ऑब्वियसली मोहम्मद अली क्ले, और उनके साथ आमिर द किंग खान, बट माइक टायसन विल ऑलवेज रिमेन ऑन द टॉप ऑफ द लाइन बॉक्सर्स अलॉन्ग विद द फ्रेजर्स एंड एवरीवन। लेकिन फिर हुआ ये कि मे बी वी आर वॉचिंग माइक टायसन लास्ट टाइम इन द रिंग। माइक टायसन हार गए, इसका बड़ा दुख है मुझे। वैसे माइक टायसन का हम बचपन से माइक टायसन तो अब अफसोस तो हो गई, लेकिन चलिए खैर, ब्रेक का वक्त हो जाता है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
एक बार फिर आपको कहेंगे दुनिया बोल है मैं खुश आमदीद। पाकिस्तान के लिए एक और एजाज मेडिकल शोबे में पाकिस्तानी डॉक्टर्स की कारकर्दगी और रिसर्च वर्क की पजीराई हुई है। अमराज निस्वा के एक आलमी इदारे ने ओमान में कॉन्फ्रेंस का किया था इनेकाद, जिसमें 100 से ज़ायद ममालिक से शोबा अमराज निस्वा के हज़ारों माहिरीन ने शिरकत की और इसी दौरान डॉक्टर अम्मार रफ़ीक ने अपना रिसर्च पेपर पढ़ा और इस कॉन्फ्रेंस में उन्हें बेहतरीन तहकीकी मकाले के अवार्ड से नवाजा गया। डॉक्टर अम्मार रफ़ीक बरतानवी रॉयल कॉलेज ऑफ ऑप्स एंड गायनी के मेंबरशिप रखते हैं। ये मारूफ गायनिकोलॉजिस्ट डॉक्टर मोहम्मद रफ़ीक के साहबजादे भी हैं और अब अपना बेहतरीन मुस्तकबिल बनाने के लिए यूके में यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल डर्बीक में गायनी के शोबे में खदमात सरंजाम दे रहे हैं। तो डॉक्टर अम्मार रफ़ीक हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अम्मार, सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। और प्लीज़ टॉक अस थ्रू दिस कॉन्फ्रेंस एंड टॉक अस थ्रू योर पेपर। किस हवाले से था, किस हवाले से आपने मकाला अपना पढ़ा? वालेकुम सलाम जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। Pleasure. जी, ये रॉयल कॉलेज ऑफ ऑब्स्टेटिशियंस एंड गायनेकोलॉजिस्ट जो है वो यूके बेस्ड इदारा है, जो कि पूरी दुनिया में ऑब्स एंड गायनी की फील्ड में सबसे मुस्तनद इदारा समझा जाता है। हर साल ये अपनी एक साइंटिफिक कॉन्फ्रेंस करते हैं दुनिया के किसी शहर में, और पूरे दुनिया से ऑब्स्टेटिशियंस गायनेकोलॉजिस्ट जो हैं वहाँ पे अपने जो पिछले एक साल में रिसर्च हुई होती है वो प्रेजेंट करते हैं। तो पिछले महीने ये ओमान के शहर मस्कत में हुई थी, और वहाँ पे मैंने अपनी टीम के साथ जो हमने अपना रिसर्च पेपर पढ़ा था वो बेसिकली जो यूट्रस का कैंसर है, जिसको उर्दू में बच्चेदानी का कैंसर कहा जाता है, उसकी ट्रीटमेंट से मुतल्लिक था। जो अभी कन्वेंशनल आमतौर पे ट्रीटमेंट है उसमें हिस्टेरेक्टमी कर दी जाती है जब भी ये कैंसर होता है, तो यानी यूट्रस को निकाल दिया जाता है। लेकिन इस सिलसिले में अब जो कई ख़वातीन जो हैं, ज़ाहिर बात है हिस्टेरेक्टमी के बाद वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, तो कई ख़वातीन जो हैं जो समझती हैं कि फ़ैमिली कंप्लीट नहीं है, वो फ्यूचर में अपनी मज़ीद प्रेगनेंसी की ख्वाहिश रखती हैं। तो उस सिलसिले में हमने ट्रीटमेंट प्लान दिया था जिससे सेफली कैंसर की इलाज हो सकता है और यूट्रस भी नहीं निकालनी पड़ती, और फ्यूचर में प्रेगनेंसी की ऑप्शन भी ख़वातीन के पास रहती है। डॉक्टर साहब, ये तो बहुत ही कमाल की बात है, वैसे बहुत ही ज़बरदस्त रिसर्च है। सो इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हो गई है, मतलब अब इस चीज़ के ऊपर काम करना शुरू कर दिया गया है या अभी टाइम है? और अगर कर दिया गया है तो पाकिस्तान में ये कब से होना शुरू होगा, क्योंकि ये तो इतनी ज़बरदस्त तहकीक आपने की है। जी बिल्कुल, यानी ये हमने अपना जो डेटा था जिसमें हमने पेशेंट्स को ट्रीट किया बगैर हिस्टेरेक्टमी के, और फिर उनको फॉलो किया कि उनमें से कितने पेशेंट्स थे जिनका कैंसर नेगेटिव आया फिर रिजल्ट्स में, और उसके बाद जब वो प्रेगनेंसी की उन्होंने ट्राई की तो उनमें कितने प्रेग्नेंट हुए। तो ये ऑब्वियसली अभी अर्ली स्टेजेस पे है, लेकिन इसमें हमने अपने डाटा प्रेजेंट किया था। और इसकी ख़ास बात ये है कि इसके लिए कोई बहुत आपको फैंसी किस्म की सर्जरी या इक्विपमेंट्स की ज़रूरत नहीं होती, तो सिर्फ अवेयरनेस है, और एक दफ़ा ये नेशनल इंटरनेशनल गाइडलाइंस में ये आ जाए तो फिर पाकिस्तान में और किसी डेवलपिंग कंट्री में भी इस प्रोटोकॉल को फॉलो किया जा सकता है बगैर किसी बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत के। डॉक्टर साहब, आपने पाकिस्तान या डेवलपिंग कंट्रीज़ का नाम लिया, तो यू आर इन यूके राइट नाउ, और यूके में या यूएस में या तरक्की याफ्ता ममालिक में सेहत की सहूलियात, अगर मैं इस कॉन्टेक्स्ट में गायनी की कॉन्टेक्स्ट में बात करूँ तो सेहत की सहूलियात बहुत आला हैं। हमारे यहाँ बेसिक हेल्थ यूनिट से लेकर टर्शरी केयर तक मामलात इतने अच्छे नहीं हैं, एंड यू नो इट। हम पाकिस्तान में ख़वातीन को क्या सबसे ज़्यादा मसाइल आ रहे होते हैं? एक तो आपने यूट्रस कैंसर की बात की है ना, रिलेटेड टू गायनी, और कौन से ऐसे इश्यूज़ हैं कि जिन पे इस वक्त हमें काम करने की ज़रूरत है? जी बिल्कुल, देखिए सबसे अनफॉर्चुनेटली हमें तो बिल्कुल बेसिक चीज़ों से ही शुरू करना पड़ेगा, जिसमें जो मदर्स हैं प्रेगनेंसी के दौरान, चाइल्ड बर्थ के दौरान अभी भी अनफॉर्चुनेटली जो अमवात शरह अमवात है माओं की और बच्चों की, वो काफ़ी ज़्यादा है। तो सबसे पहली चीज़ तो हमें यानी लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट्स और इन चीज़ों की तरफ तवज्जो देनी पड़ेगी। आज भी ख़वातीन जो हैं वो चाइल्ड बर्थ के दौरान ब्लड ज़्यादा ज़ाया होने की वजह से मर रही हैं, इन्फेक्शन की वजह से मर रही हैं, जो कि बहुत बेसिक चीज़ें हैं। जबकि हम वेस्टर्न कंट्रीज़ में देखते हैं तो वो इन चीज़ों से बहुत आगे चले गए हैं। वो तो अब देखते हैं कि अच्छा हमने जो शरह अमवात है बच्चे की और माँ की कम कर ली है, तो अब आगे बच्चे ऐसी चाइल्ड बर्थ के दौरान क्या चीज़ें की जाएँ कि बच्चा जब स्कूल जाए तो उसकी आईक्यू और पढ़ने की सलाहियत मुतासिर ना हो।
और हम अनफॉर्चुनेटली कई दहाइयाँ पीछे हैं जहाँ अभी हम शरह अमवात ही कंट्रोल नहीं कर सके। अच्छा डॉक्टर साहब, अब एक और चीज़, और वो ये कि जैसे कि आपने कहा कि हम बहुत बेसिक चीज़ों से ही आगे नहीं पढ़ पा रहे हैं। हमारे यहाँ एक और चीज़ है फिस्टुला, वो भी उसकी भी बीमारी हो जाती है ख़वातीन को। तो और उसमें इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली कराची में ग़ालिबन डॉक्टर शेरशाह हैं, इनका बिल्कुल, कोई गोल्ड में बिल्कुल। अस्पताल है, वो उस पे काम कर रहे हैं। वो ये ऐसी बीमारियाँ डॉक्टर साहब जिन पे ख़वातीन खुद खुल के बात नहीं करती, शर्मिंदगी के बायस कि जी हम जाएं और इस तरह की बात करें, इसको हमारे माशरे में इनकरेज नहीं किया जाता। बट वी टुडे वांट टू टॉक अबाउट दिस बिकॉज अगर हम आगाही नहीं फैलाएंगे अपने प्लेटफॉर्म से, किसी भी प्लेटफॉर्म से, तो हमारी ख़वातीन इसी तरीके से बीमार पड़ती रहेंगी। सो प्लीज़ टॉक अस थ्रू उसके हवाले से भी। जी, बिल्कुल। फिस्टुला जो है वो एक डेवलपिंग कंट्रीज़ में की बीमारी कहा जा सकता है, क्योंकि ज़्यादा ये रिलेटेड जो है चाइल्ड बर्थ जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उसकी वजह से ही होती है। और होता ये है कि जो एक एबनॉर्मल कनेक्शन डेवलप हो जाता है जिसमें जो फुजला है वो गलत रास्ते से बाहर आना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपके जिस्म में कोई एबनॉर्मल कनेक्शन जिससे ब्लैडर के से या आंत का बाकी जिस्म के हिस्सों से डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। और ये अनफॉर्चुनेटली चाइल्ड बर्थ के दौरान ही सबसे ज़्यादा कॉमनली होती है। तो जैसा कि आपने कहा, ये ऐसी चीज़ है जिसमें जो मरीज़ है वो सफ़र करता रहता है और वो शर्मिंदगी के मारे घर वालों को भी नहीं बता सकता। लेकिन ज़ाहिरी बात है, ये अगर ऐसी कुछ चीज़ नोटिस करें, कोई ऐसी परेशानी नोटिस करें, हमें उनको ज़रूर डॉक्टर से हेल्प लेनी चाहिए। और डेफ़िनेटली डॉक्टर शेरशाह साहब का जो काम है वो पूरी दुनिया में रिनाउंड है, क्योंकि ये वेस्टर्न कंट्रीज़ में तो ये कॉम्प्लिकेशंस देखने को ही बहुत कम मिलती हैं। तो वेस्टर्न कंट्रीज़ के डॉक्टर्स भी जो हैं वो डॉक्टर शेरशाह से कॉन्फ्रेंसेस में सीख रहे होते हैं और वो अपनी सर्जिकल टेक्निक्स शेयर कर रहे होते हैं, जो पाकिस्तान के लिए फ़ख्र की बात है। जी, वैसे डॉक्टर साहब, ये जो अभी आप सिस्ट, मेरे 2 सवाल हैं वैसे। एक तो ये कि जो ये सिस्ट जिसकी बात आप अभी कर रहे हैं, अगर रिमूव कर दी जाए तो क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं ये वापस आ जाए? कोई ऐसी चीज़ तो नहीं होती लाइक रिपीटेडली होना शुरू हो जाती है, सिस्ट रिमूव कर दें फिर वापस से रीअपेयर हो जाती है, तो इसका भी इलाज है, या ये जब आप एक मरतबा निकाल देते हैं तो इट्स ऑल गॉन, फिर दोबारा से नहीं होता? और दूसरा सवाल ये है मेरा कि जो अभी जैसे फैसल में बात कर रहे थे कि ख़वातीन शर्म के मारे बहुत सारे बातें नहीं कह पाती, तो ये जो मेन बच्चादानी का कैंसर हो जाना, खुदा ना ख्वास्ता, अल्लाह ना करे, बहुत ऐसी बात है, इसके मेन रीज़न्स क्या हैं कि जब ये कैंसर उभर के आ जाता है? क्या वो रीज़न्स हैं जो ख़वातीन नहीं कर रही हैं जिसकी वजह से कैंसर जैसी चीज़ जो है उनको हो जाती है? थोड़ी इसके ऊपर भी रोशनी डालिएगा प्लीज़, हमारे यहाँ इसके ऊपर कोई बात नहीं करता। जी, जो बच्चेदानी का कैंसर है, ये पिछली कई दहाइयों में पूरी दुनिया में इसकी शरह बढ़ रही है। पहले ये उन ख़वातीन में होता था जिनकी उम्र 50-60 साल के करीब होती थी, यानी उस वक़्त तो वैसे ही प्रेगनेंसी नहीं होती। लेकिन अब जो हमने देखा है ख़वातीन की, एक तो हमारी वर्ल्ड पॉपुलेशन में जो ओबेसिटी है वो बढ़ रही है। उसके अलावा ख़वातीन जो हैं वो प्रेगनेंसी को डिले कर रही हैं, क्योंकि हम अगर अपनी पिछली जनरेशन से अब करंट जनरेशन में देखें तो पहले जिस उम्र में ख़वातीन को प्रेगनेंसी होती थी, वो माँ बनती थी, उसमें कम से कम 5 से 10 साल लेट हो रहा है। और ये 2 बड़ी वजूहात हैं कि पूरी दुनिया में यूट्रस ठीक का है कैंसर डॉक्टर अब मार्क, यंगर पॉइंट एज टेकन, ख़वातीन। वक्त की कमी है, वी वुड हैव लाइक टू टॉक मोर अबाउट इट, बट थैंक यू सो मच, और एक बार फिर आपको बहुत बहुत मुबारक ऑन योर अचीवमेंट। तो जनाब अली, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पर हाजिर होंगे, स्टे विद अस, क्योंकि और भी बहुत कुछ है शो में बात करने के लिए। एक बार फिर आपको कहेंगे खुशामदीद, आप देख रहे हैं दुनिया बोल है, और पाकिस्तानी सियासत में कभी इस्तेहकाम है, कभी उतार, कभी चढ़ाव है, और कभी सर जंग है, ये मामूल का हिस्सा है। लेकिन इन सब के दरमियान तनकीद बराए तनकीद और बयानात की बारिश ना हो
तो ऐसा नहीं हो सकता, पाकिस्तानी सियासत अधूरी अधूरी लगती है। ऐसे ये हालिया दिनों में सोशल मीडिया पर 24 तारीख वाले एहतजाज की बड़ी धूम है। जमहूरी मुल्क की आईनी हुकूमत ये बावर करवा चुकी है कि किसी भी शरपसंदी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, लेकिन इंतशारी टोला जेल में मौजूद एक मुस्लिम की कॉल पर शरारत करने को तैयार दिखाई देता है। ऐसे में कल वज़ीर दिफा ने बानी PTI को एक पेशकश भी की है। अच्छा, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि इमरान खान के लिए डू और डाई का मसला है तो अपने बच्चे भी एहतजाज में लाएं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी कहा कि बुशरा बीबी और बानी PTI जो है वो अपने बच्चे ले आएँ और उन्हें पहली सफ़ में खड़ा करें ताकि आवाम को भी पता चल जाए कि बानी PTI का भी कुछ दाव पे लगा हुआ है। आई एम सॉरी, आई डोंट एग्री टू दिस, क्योंकि सिर्फ बानी PTI नहीं, माजरत के साथ किसी भी सियासी रहनुमा के बच्चे किसी भी सियासी एहतजाज में सफ़े अव्वल में नहीं आते। हमारे साथ मौजूद हैं रहनुमा पीपल्स पार्टी कादिर मनोकल साहब। कादिर साहब अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो उम्मीद है खैरियत से होंगे, गुड मॉर्निंग टू यू। हमने बात की थी इससे पहले भी जो एहतजाज होने जा रहा था, तो उससे पहले हमारे साथ मौजूद थे नून लीग के सीनियर रहनुमा शेख रोहिल असगर साहब। वो कहते हैं कि कुछ नहीं होने वाला, तो आपको भी लगता है कि कुछ नहीं होने वाला एहतजाज के तनाजुर में? देखिए, एज ए कानून के तालिब इल्म हम किसी मुलजिम की अगर जमानत की दरख्वास्त जमा करते हैं तो उसमें इसके साथ बैकग्राउंड भी हम उसका ज़ाहिर करते हैं कि माजी में ये बेदाग था, ऐसे कोई उसके खिलाफ कोई केस नहीं है वगैरह वगैरह, मतलब गुड कैरेक्टर वगैरह जो सारी। क्या माजी में PTI का किरदार ये बता रहा है कि वो पुरअमन एहतजाज होगा? नंबर एक बात। और फिर उसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि आई के ज़रिए ये पैगाम देना, ख़ुद इमरान खान साहब का पूरा PTI की आदत पे अदम एतमाद है, और उसकी वजह ये है कि 3 मरतबा, 1 मरतबा नहीं 3 मरतबा अली अमीन गंडापुर जो है ना वो कारकुनों के जज्बात से खेला और वो किसी के आगे जो है ना वो बिक गया। मैं लफ्ज़ बिक गया इस वजह इस्तेमाल कर रहा हूँ कि जहाँ खैबर पख्तूनख्वा से उन्होंने हज़ारों के तादाद में सरकारी मुलाजमीन वर्कर को लिया है और पुलिस के सामने शेलून को, शेल, आंसू गैस और इन सारी चीज़ों के सामने छोड़ा, और ख़ुद सुलेमानी टोपी पहन के न जाने पुलिस वालों के पाँव के नीचे से निकल के और वो खैबर पख्तूनख्वा पहुँच जाता है, और वहाँ से भी IG उसकी तलाशी लेता है, जेब से मोबाइल निकालता है, बटवा निकालता है और पैसे निकालता है, शनाख्ती कार्ड निकालता है, और उसके बावजूद IG को वो नज़र नहीं आता है। और 20 फुट की ऊंची दीवार पलांग कर, और वो लाइन से FC के लोग खड़े थे, खुद ये अमीन गंडापुर की बयान की बात कर रहा हूँ, और वहाँ से वो बगैर नेटवर्क के और मरगला की पहाड़ियों पहुँच जाता है, और वहाँ गाड़ी खड़ी है और 12 जिलों से होते हुए वो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली पहुँच जाता है। ऐसे सीन तो हमने कार्टून फिल्मों में देखा है, आम फिल्मों में भी नहीं, क्योंकि कार्टून फिल्मों में आपको नेटवर्क को, पैसों की, गाड़ी की और किसी खर्चे की जरूरत नहीं होती है। तो और फिर वो वहाँ पे जब पहुँच के वो ये फरमाते हैं अली गंडापुर साहब कि खैर खैरियत है, कोई आईनी तरमीम नहीं होगा, सब अच्छा होगा। तो आप ये किस बात पे कह रहे हो, किस आप सोच से कह रहे हो? यानी आपकी किसी के साथ 24 घंटे जो आप गायब थे, इससे पहले 10 घंटे आप गायब थे, जो ख्वाजा आसिफ ने असम्बली के फ्लोर पे कहा कि वो सेक्टर कमांडर ISI के दफ्तर इस्लामाबाद में मौजूद था, उसकी बात की तरदीद किसी ने नहीं की है। तो इसी वजह से खान साहब ने फैसला किया है कि आलिमा बीबी को टास्क दिया है। अब मैं आज या कल जो टीवी देख रहा था, वो आलिमा बीबी बेचारी तो साइड पे हो गई है, अब बुशरा बीबी सामने आ गई है फ्रंट लाइन पे, और वो पूरा पार्टी को ऑर्गेनाइज कर रही है वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीजें इस बात की निशानदेही है कि उनके सफ़ों में जो ना वो इंतशार है, इनके सफ़ों में जो ना वो अफरा तफरी है। और फिर इस स्मोक की हालत में जो 1 हफ्ता मजीद लॉकडाउन जो ना पंजाब गवर्नमेंट ने कर दिए, तो वो लोग कहाँ निकालेंगे? मेरे ख्याल में PTI पंजाब को मौका मिल गया, क्योंकि इससे पहले भी कोई नहीं आया था। अब तो वो कहेंगे लॉकडाउन है, सामने नजर ही नहीं आ रहे हम किस गाड़ी पे बैठे, किस मोटरसाइकिल पे बैठ के आ जाए, क्योंकि अपनी मोटरसाइकिल ही नजर नहीं आ रही है। कादिर साहब, अभी आपने ख़ुद कहा कि इतना फ़िल्मी सीन चल रहा है, जिस तरह से चैनल्स पे या ड्रामों में हम देख रहे होते हैं, इतना ज़्यादा सियासी उतार चढ़ाव है, हर पार्टी जो है वो कोई एहतजाज कर रही है, कोई कुछ कह रही है, कुछ बैठ कर क्यों नहीं सब एक जगह कोई मसले का हल निकाल लेते? जी बिल्कुल, बेहतर सवाल आपने किया। क्या बिलावल भुट्टो साहब 2018 में जनरल फैज ने जब ये नेटवर्क बिठा के और इनको पाकिस्तान पे मुसल्लत की है, क्या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने असम्बली के फ्लोर पे नहीं कहा कि इमरान खान कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं? जवाब क्या मिला वो आप सब ने सुन लिया। उसके बाद इसी इलेक्शन के बाद जहां PTI का नाम निशान नहीं था, मगर एक ग्रुप
जिसको पीटीआई कहा जा सकता है, तो उनको उनकी अक्सरियत थी, तो क्या हमारे खुर्शीद शाह साहब पीटीआई को ऑफर नहीं की? क्या ये बगैर गैर मशरूत तौर पर हम आपको सपोर्ट करें? उसको भी छोड़िए। फिर जब ज्वाइंट सेशन आया तो ज्वाइंट सेशन से खिताब करते हुए सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब ने क्या दोबारा ऑफर नहीं किया? जवाब क्या मिला? वही गाली गलौज जो उसकी तरबियत है। तो आप क्या समझ रहे? और फिर आज भी वो ये कहते हैं कि हम बात करेंगे फौज से मगर फौजी अदालत पसंद नहीं है, सिविलियन से बात नहीं करेंगे मगर सिविलियन अदालत पसंद है। आज भी वो फौज की बात करें, आज भी जो खुफिया कमेटी बनाए वो खुफिया लोगों से बात करने के लिए बनाई है, आज भी वो पीपल्स पार्टी नून लीग से बात करने को तैयार नहीं है। तो आपका सवाल वो क्या करेंगे, हम मुझे एक बात बता दें, उसका जवाब क्या होगा? आपको मेरे ख्याल में मिल गई जो जवाब। वैसे कादिर साहब, वो जो बयानात इस वक्त आ रहे हैं ना, वो एक बार फिर बड़े ख़तरनाक हैं। और जिन गन्नासपुर साहब का आप नाम ले रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आएंगे और इस्लामाबाद में चारों तरफ से जो है हम जो है हल्ला बोल देंगे और ये कर देंगे वो कर देंगे। हर बार हम देखते हैं ये चीज़ कही जाती है, हम आएंगे बंद कर देंगे, इस्लामाबाद को ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, विच अगेन लीड्स मी टू द थिंग। और इसको मैं कनेक्ट कर रहा हूँ उस चीज़ से भी जो आपने देखा होगा पिछले दिनों ख्वाजा आसिफ लंदन में थे, उनको धमकी दी गई कि आप पे चाकू से हमला कर देंगे और ये सारी चीज़ें। तो कुल मिला के हमारी सियासी तरबियत और इस तरह के सियासी बयानात लोगों को चार्जअप करना, लोगों को फ्लेयर अप कर देना, कहाँ ले जाने की ये कोशिश की जा रही है मुल्क को। बड़ी मुश्किल से मईशत, बड़ी मुश्किल से IMF, बड़ी मुश्किल से माशी हालात को किसी तौर काबू करने की कोशिश कर रहे हैं हम। इस सब में अगर इस तरह के बयानात हों तो दिस इज़ जस्ट एडिंग सॉल्ट टू द इंजरी। फैसल करीम साहब, आप सिर्फ इस बात पे नजर रखें कि पिछले 11 साल से खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की हुकूमत है। क्या वहाँ पे मईशत बेहतर है? क्या वहाँ पे डाका जनी उजरती कातिल मौजूद नहीं है? क्या वहाँ पे चर्च के और गैर कानूनी असले के फैक्ट्रियाँ मौजूद नहीं है? क्या वहाँ पे चोरी की गाड़ियाँ मौजूद नहीं है? आप मुझे एक चीज बता दे, वहां पे मैं खुद, मेरी बुनियादी जो तालीम है वो पिशावर से, एक जमाने में पिशावर पाकिस्तान का टॉप एजुकेशन सिस्टम था। क्या आज आप कह सकते हो जो 16 साल से जो पार्टी वहां पे हुक्मरान है, एक मिसाल मुझे आप दे सकते हो कि वहां उन्होंने ये किया है? मैं आपको सैकड़ों मिसाल पीपल्स पार्टी का सिंध बलूचिस्तान में बता सकता हूँ, इसी तरह नून लीग पंजाब में बताई। इनका कोई है आपका नंबर एक बात? और फिर मैं ये कहता हूँ जो आपने अली गंडापुर साहब की बात की है कि वो इस्लामाबाद की यलगार के, तो मेरे ख्याल में ये 24 नवंबर से पहले वो एक कोशिश मकबूजा कश्मीर पे क्यों नहीं करते हैं? हो सकता है वहां अगर कामयाब हो जाए तो फिर इस्लामाबाद में जरूर कर ले। और फिर ये यलगार किसकी तरफ से कर रहे हैं? सरकारी मुलाजमीन जो पिछले एहतजाज के बाद उनको 10,000 रुपए दिए, फूल नचावर कर दिए और एक ग्रेड जो है ना उसको तरक्की दी गई है। क्या इस तरह मुल्क चलता है? क्या सरकारी मुलाजमीन को इस्तेमाल करके आप सरकार के ऊपर इल्गार करना चाहते हैं? तो मेरा ख्याल में मकबूजा कश्मीर का मशवरा जो है ना वो मैं देता हूँ, पहले वो ट्राई कर ले, कामयाब होगा तो फिर जरूर इस्लामाबाद में आ जाए। और कादिर साहब, वो वैसे एक चीज़ ये कि इस चीज़ से मैं ज़रूर डिसएग्री करूँगा कि जो ख्वाजा आसिफ है उन्होंने कहा है कि भाई अगर इतना ही मसला है तो बानी PTI जो अपने बच्चे ले आए और सफ़े अव्वल में खड़ा कर दें एहतजाज में। अब मेरे ख्याल से ना इस पे हमें अपनी अदाओं पे ख़ुद गौर करना होगा। हम कहेंगे तो गालिबन कुछ थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि माजी में जितने भी एहतजाज हुए किसी का कोई बच्चा जो है वो मुल्क से बाहर यहाँ आके और उसने एहतजाज में शिरकत नहीं की। आई थिंक ख्वाजा आसिफ साहब इसमें थोड़ा सा ओवर प्ले कर गए। देखिए, मेरे ख्याल में ख्वाजा आसिफ की बात आप यकीनन आपकी बात दुरुस्त है। बहुत सारे रहनुमा जिनके बच्चे नहीं होंगे, मगर मैं अपनी पार्टी का बता रहा हूँ। आसिफ अली जरदारी साहब का बेटा बिलावल, बख्तावर, आसफा क्या हुए, तजाद और सब चीज़ों में शामिल नहीं थी। मैं अपनी पार्टी की बात करूँगा, लेकिन ये भी सवाल है, ख्वाजा साहब यहाँ पे गलत कह रहे हैं। तो वो इमरान खान साहब के बच्चे होते तो वो आए आते। वो तो पाकिस्तान को तस्लीम करने को, पाकिस्तानी शरीयत लेने को तैयार नहीं है। और ये तो उनका बीच में मुआहदा हुआ था कि बच्चे उनके पास रहेंगे, वो तो पहले हुआ। तो ख्वाजा आसिफ गलत मुतालबा कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि इन सारी चीज़ों को लेके क्या ये जो बाकी बच्चे पाकिस्तान के जो सैकड़ों इस वक्त भी 9 मई के केसेस में जेल में बंद है, क्या वो पाकिस्तान के बच्चे नहीं है? क्या वो इमरान खान साहब के बच्चे नहीं है? का आपने देखा शाह महमूद कुरैशी साहब कल ने, से बड़ा मुझे दुख हुआ, उसने जो कहा कि ये जो PTI की क़यादत है वो हमारे पास भी आ जाए, वो जाके उमर चीमा के पास भी जाए, वो यास्मीन राशिद के पास भी चले जाए। तो आप मुझे बताओ, उनको तो उन्होंने यारो मददगार छोड़ दिया है पाकिस्तान के बच्चों को। तो आप मुझे बताओ, वो अपने बच्चे तो ला नहीं सके, ये भी उनके बच्चे जो एक मतलब फिर मरवाने के लिए
खड़े। लेकिन मैं दोबारा उस बात को रिपीट कर रहा हूँ, क्या इस सारी तहरीक को अली गंडापुर लीड करेगा, बुशरा बीबी लीड करेगी, अलीमा बीबी लीड करेगी, या फिर ओन चौधरी जैसे और लोग उनके बीच में आएंगे और वो लीड करेंगे? चलिए, ये तो वक्त बताएगा कि कौन लीड करेगा। फिल वक्त कादिर मंदोखेल साहब, थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया। तो पाकिस्तान की सियासत जैसे कि आप देख रहे हैं कि रोज़ाना कोई नया मोड़ लेती है। अब कहा जा रहा है कि एहतजाज होगा, लेकिन होगा नहीं होगा ये तो वक्त बताएगा। अभी क्या वक्त हुआ? अभी जो है वो ब्रेक का वक्त हो जाता है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। नशे का ब्रेक। वेलकम बैक जनाब, दुनिया बोल है में एक मरतबा फिर खुश आमदेद। अब जो है एक बात करते हैं वेदर अपडेट्स की। मुल्क के बेशतर इलाकों में ठंडी हवाएं दाखिल होने के बाद टेम्परेचर में कमी वाक़ हो रही है। KPK और गिलगित के बालाई इलाकों में हल्की बर्फबारी का इम्कान भी है। कोयटा में भी सर्द हवाएं दाखिल हो चुकी हैं, जिसके असर ज़ेर शुमाली मगरबी बलूचिस्तान में मौसम सरमा का आगाज़ बाकायदा तौर पर हो गया है। कराची की बात करें तो कराची में रात के वक्त और सुबह के वक्त स्पेशली हवा में हल्की खुनकी महसूस होने लगी और औसत दर्जे हरारत में भी 2 से 4 डिग्री कमी वाक़ हुई है। मुख्तलिफ शहरों के आज के दर्जे हरारत की बात करें तो कराची में मिनिमम टेम्परेचर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 19 और मैक्सिमम 33 रहेगा। और बात करते हैं हैदराबाद की, तो हैदराबाद में मिनिमम टेम्परेचर 19 और मैक्सिमम टेम्परेचर 33 डिग्रीज रहने का इम्कान। लेकर चलते हैं मीरपुर ख़ास। मीरपुर ख़ास में सर्द हवाओं के साथ मिनिमम टेम्परेचर 16 और मैक्सिमम टेम्परेचर 33 रहने का इम्कान। बात करें नवाबशाह की, तो नवाबशाह में मिनिमम टेम्परेचर 16 और ज़्यादा से ज़्यादा 32 डिग्रीज रहने का इम्कान। लाड़काना में सर्दी की शिद्दत में इजाफा है, मिनिमम टेम्परेचर 17 और मैक्सिमम 30 डिग्रीज तक जाने का इम्कान। गवादर की बात करते हैं तो गवादर में मिनिमम टेम्परेचर 20 और मैक्सिमम टेम्परेचर 30 डिग्रीज तक रहने का इम्कान। लेकर चलते हैं आपको कोयटा की जानिब। कोयटा में सर्दी की शिद्दत में इजाफा देखा गया है, जबकि आज ठंडी हवाओं के साथ साथ मिनिमम टेम्परेचर 3 और मैक्सिमम टेम्परेचर 20 डिग्रीज तक जाएगा। मुल्तान की बात करूं अगर मैं, तो मुल्तान में स्मॉग की सूरत हाल बरकरार है, जबकि शहर में आज बादलों के साथ मिनिमम टेम्परेचर 14 और मैक्सिमम टेम्परेचर 27 डिग्री तक जाने का इम्कान है। लाहौर की अगर मैं आपसे बात करूं तो लाहौर में इस वक्त शहर का जो स्मॉग वाला इंडेक्स है वो हमारा लाहौर भी क्या कहें कि बदतरीन अभी तक ही है फहरिस्त में, लेकिन देहली बाजी मार गया है। लाहौर से 600 पॉइंट्स आगे लाहौर में मगरबी हवाएं चलने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। कुछ मसनूई बारिश ने भी हाथ बटाया है, लेकिन अगर जनवरी तक सख्त इक़दाम बरकरार रखे जाएँ तो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी भी हो जाएगी और शहर भी मज़ीद बीमारी से बच जाएगा। आज मिनिमम जो टेम्परेचर है वो 11 और मैक्सिमम टेम्परेचर लाहौर का 24 डिग्री तक रहने का इम्कान है। बात करेंगे फैसलाबाद की। फैसलाबाद के कुछ इलाकों में बादलों के साथ मिनिमम टेम्परेचर 13 और मैक्सिमम टेम्परेचर 27 डिग्री तक रहने का इम्कान करें। बात करेंगे शहर इक़्तिदार यानी कि इस्लामाबाद की। इस्लामाबाद में सर्दी की शिद्दत में इजाफा होता चला जा रहा है और आज बादलों के साथ साथ मिनिमम टेम्परेचर 8 और मैक्सिमम टेम्परेचर 23 डिग्री तक रहने का इम्कान। उसी के पड़ोस में चलते हैं मरी में भी बादलों का राज बरकरार रहेगा, मौसम सुहाना रहेगा। कम से कम दर्जे हरारत 8 और मैक्सिमम 16 तक जाने का इम्कान। पेशावर की बात करें तो पेशावर में मिनिमम टेम्परेचर 10 और मैक्सिमम टेम्परेचर 24 डिग्री तक जाने का इम्कान। मुजफ्फराबाद में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है और मिनिमम जो टेम्परेचर होगा वो 6 और मैक्सिमम टेम्परेचर 22 डिग्री तक जाएगा। और स्कर्दू में गहरे बादल छाए हुए हैं, जबकि मिनिमम टेम्परेचर -4 और मैक्सिमम टेम्परेचर 5 तक जाने का इम्कान है। मतलब कि अच्छा मौसम रहेगा, खूब जैकेट्स पहन के रखनी पड़ेंगी भाई। अब बात करेंगे हरीपुर की। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि हरीपुर में एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक पोल्यूशन स्मॉग लेवल तक पहुंचने में ए लेवल तक पहुंच चुका है, जिसकी वजह से हरीपुर में नज़ला, ज़ुकाम, गले का इन्फेक्शन और एलर्जीज़ वगैरह जो हैं वो आम हो चुकी हैं। और हत्ता इंडस्ट्रियल स्टेट की जो फैक्ट्रीज़ और ईंटों के भट्टे, क्रश प्लांट्स और धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ हरीपुर की फ़िज़ा के लिए रिस्क बन चुकी हैं, जबकि सूबाई हुकूमत, माहौलियात और ज़िले हुकूमत की जानिब से किसी भी किस्म के कोई अमली इक़दाम नहीं किए जा रहे हैं। इसके बारे में मज़ीद जानते हैं हमारा नुमाइंदा बोल न्यूज़ आसिफ इकबाल से, जो कि इस वक्त हरीपुर में मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम आसिफ, बताइए ज़रा लेटेस्ट सिचुएशन, करंट सिचुएशन से आगाह कीजिए प्लीज़।
हाँ जी बिल्कुल, एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक इस वक्त मौजूदा जो पोल्यूशन और जो फॉग की कैफियत है 129 तक पहुँच चुकी है और इसी वजह से हरीपुर के मुख्तलिफ मकामात पर शहर में और दीगर इलाकों में एलर्जी, चेस्ट इन्फेक्शन, नज़ला ज़ुकाम की बीमारियाँ आम हो चुकी हैं। लोग इस वक्त जो है मुख्तलिफ किस्म की सांस की बीमारियों में मुब्तला हो चुके हैं। हरीपुर के अंदर सबसे बड़ी जो वजह फॉग की और पोल्यूशन की है, आलूदगी की है। अतार इंडस्ट्रियल स्टेट के कारखाने हैं, इनमें फीड फैक्ट्रियाँ हैं, इसमें पेपर मिले हैं, केमिकल के कारखाने हैं, इसके साथ साथ स्टील मिले हैं जिनकी आलूदगी से शहर मुतासर हो रहा है। इसके साथ साथ ईंटों के भट्टे जो मुख्तलिफ मकामात पर मौजूद हैं। इसके अलावा जो क्रश प्लांट्स जो हरीपुर के मुख्तलिफ मकामात पर पाबंदी की बावजूद चल रहे हैं, इनमें खानपुर के छोई क्रशिंग जोन है, सूरज गली के मुकाम पर क्रश प्लांट्स हैं। इस तरह बगड़ा सेरिया में है, छप्पर रोड पर है, गाजी में ग्वारी के मुकाम पर क्रश प्लांट्स जो है वो लगातार चल रहे हैं। जिनके पोल्यूशन से लोग बीमार हो रहे हैं। यहाँ सूबाई महकमा माहौलियात, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी के बारे में बात करूं तो हरीपुर के अंदर ज़िली हुकूमत और सूबाई महकमा माहौलियात में एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी की कार्रवाइयाँ सिर्फ और सिर्फ फंड रेजिंग और जुर्मानों तक महदूद है। न हतार में किसी किस्म की आलूदगी कंट्रोल करने के इकदाम किए जा रहे हैं, न भट्टों को जिग-जैग पर मुंतकिल किया जा रहा है, ना ही हरीपुर के अंदर क्रश प्लांट्स। थैंक यू सो मच आसिफ, थैंक यू हमें अपडेट्स देने के लिए। तो ये थे हमारे नुमाइंदा आसिफ जो कि हमें हरीपुर से अपडेट्स दे रहे थे। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात देखें स्मॉग की तो लाहौर की तरफ स्मॉग में कुछ कमी आई है, बट स्टिल मौसम जो है वो अभी इसी तरह से रहेगा। प्लीज़ अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। ये थी आज की वेदर अपडेट्स। अब प्रोग्राम के बकिया जानिब चलते हैं। फैसल, ओवर टू यू। सो फाइनली हमने ये जान लिया कि हरीपुर ऐसा क्या कर रहा है जो पूरा पाकिस्तान नहीं कर रहा था। हरीपुर जो है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स में नंबर 1 है पाकिस्तान में। लेकिन अब दूसरी जानिब आज लाहौरी जब सुबह उठे हैं तो उन्होंने कुछ तब्दीली तो देखी है, और वो तब्दीली ये है कि फॉग से थोड़ा बहुत छुटकारा मिला है। पंजाब हुकूमत ने दावा किया कि कुछ शहरों पर मुल्की सतह पर तैयार टेक्नोलॉजी की मदद से मसनूई बारिश बरसाई गई और शदीद स्मॉग की लपेट में मौजूद इलाकों में बादलों की आमद का इंतज़ार था। फिर उन पर केमिकल का छिड़काव हुआ और मज़ीद बादलों का भी इंतज़ार है। पंजाब में इस वक्त स्मॉग की जो सूरत हाल है उसके पेश नज़र सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर और मुल्तान में हेल्थ एमरजेंसी नाफिज है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों के जिनमें लाहौर, मुल्तान सर फहरिस्त हैं, वहाँ रवा माह एयर क्वालिटी इंडेक्स मुतादिद मरतबा 1000 से ऊपर गया है। आपको ये भी याद दिलाएं कि आज जो है वो दिल्ली नंबर 1 पर है, लेकिन एयर क्वालिटी इंडेक्स में ये नंबर जो है जब 300 से ऊपर जाता है, इसका मतलब ये होता है कि जो माहौल है चरिंद परिंद इंसानों के लिए, वही इनकी सेहत के लिए ख़तरनाक तरीन हो गया है। हमारे नंबर्स जो हैं, अब आप सोचिए 1000 की सतह को भी क्रॉस कर गए हैं, तो कितनी ख़राब फ़िज़ा और कितनी ख़राब यह माहौल हुआ होगा। स्मॉग की शिद्दत में कमी के लिए जहां पंजाब हुकूमत इक़दाम कर रहा है, वहीं सर्दी की शिद्दत में भी इजाफे का इम्कान है। और इसी सूरत हाल पर मज़ीद बात करने के लिए हमारे साथ कोई गेस्ट मौजूद होंगे, इस पे भी हम बात करेंगे। लेकिन फाइनली हम वो देख रहे थे ना, अब इसका जो तरीका होता है, तरीक़ाकार होता है, वो होता है क्लाउड सीडिंग का। हम बादलों में जो है वो इस तरीके की, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इस बार लोकली ये हुआ, थोड़ी बहुत बारिश हुई और उससे स्मॉग में कमी वाक़ई हुई है। और हरीपुर का हम जिक्र कर रहे थे तो वहाँ पे जो है वो बिल्कुल ही हमारे नुमाइंदे आसिफ इकबाल जब खड़े हुए थे तो इट वॉज क्लीन, ब्राइट सन जो था वो हम देख सकते थे। लाहौर में भी सिचुएशन हमने इसी तरह की थोड़ी बहुत आज देखी है और पूरे पंजाब में भी। लेकिन अगेन बात वही है सोनिया कि हम या तो कुदरत पे ही रहमो करम पे रहेंगे या फिर इसी तरीके से आर्टिफिशियली इसको करेंगे। एक और चीज़ ये कि लाहौर में तो चलिए मज़ाफ़ात में क्रॉप बर्निंग हो गई और उससे धुआं हो गया। दिल्ली में कौन सी फसलें उगती हैं जो वहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स ख़राब से ख़राब होता जा रहा है। इस पर हम बात भी कर लेते हैं कि लोकल टेक्नोलॉजी की मदद से हम कैसे इस पर काबू पा सकते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हाजिर होते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक जनाब। अब बात हो जाए कुछ सेहत की। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज यानी कि 17 नवंबर को वर्ल्ड प्री मैच्योर बेबी डे सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। और ये अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में हर साल
कबल वक्त पैदा होने वाले बच्चों की अमवात की तादाद जो है वो तकरीबन 10 लाख से ज़ायद है। पाकिस्तान की बात करें तो यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में सालाना 10,000 से ज़ायद बच्चे प्री मेच्योर पैदाइश के बाइस अपनी ज़िंदगी की बाजी हार जाते हैं। मगर सवाल ये है कि आज की ख़वातीन को ऐसे कौन से मेडिकल प्रॉब्लम्स या इश्यूज़ का सामना है जिनके बाइस बच्चों की जो पैदाइश है वो जल्दी हो रही है, और इस तरह के काफ़ी सारे इश्यूज़ और क्वेश्चंस और मिथ्स जो हैं गायनी के हवाले से बहुत सारी मौजूद हैं। सो आज हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है डॉक्टर नाइला निज़ामी साहिबा, जो कि न्यूट्रोलॉजिस्ट हैं, हेल्थ एक्सपर्ट हैं, कंसल्टेंट हैं। उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया। बिफोर वी स्टार्ट आवर कन्वर्सेशन, ये बताना भी हम ज़रूरी समझते हैं कि फेसबुक लाइव भी है बोल्ड ब्रेकिंग पे, तो आप लोग जो देख रहे हैं, जो सवाल आप डॉक्टर साहिबा से करना चाहते हैं, फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। ओवर टू यू सोनिया। डॉक्टर साहिबा, जैसे हम अभी ऑफ एयर भी बात कर रहे थे, तो सबसे पहले सवाल मैं उसी से शुरू करूँगी, सवाल भी और अपनी बात भी। ये जो प्री मेच्योर बेबीज़ हैं, इनका 8 मंथ से एक ताल्लुक़ बना दिया जाता है कि जी अगर माँ 8वें महीने की हामला है, प्रेग्नेंट है, और बच्चा जो है वो पैदाइश हो गई तो वो नहीं बचेगा ज़िंदा। ये हम बरसों से सुनते चले आ रहे हैं। मैं चाहूँगी सबसे पहले आप इस बात पे रोशनी डालें, जो ये प्री मेच्योर बेबीज़ हैं वो 8 मंथ्स या 7 मंथ्स से इस चीज़ का कोई ताल्लुक़ नहीं है। दिस इज़ नॉट ट्रू। ये बिल्कुल एक एब्सोल्युटली रबिश बात है, क्योंकि बहुत सारी हामला ख़वातीन इस वक्त आपको देख रही हैं। मैं बिल्कुल सोनिया आपके चैनल की तवज्जुह से ये बात सबको बताना चाहती हूँ। मैं भी अपने जहन में ये पैगाम लेकर आई थी। लाइक देखिए, 37 हफ्ते पूरे हुए तो हमल पूरा हो गया। 37 हफ्ते से पहले जितने बच्चे पैदा होंगे वो प्री मेच्योर हैं। तो जितना ये 37 से दूर जाते जाएंगे ना, 36, 32, अब जैसे आप 8 महीने का बच्चा कह रही हैं तो वो 32 हफ्ते का है, जो 7 महीने का बच्चा है वो तकरीबन 28 हफ्ते है। तो इनके लिए मुश्किलात बढ़ती हैं। तो मसला जो ये मिथ है कि 8 महीने का बच्चा पैदा भी हो गया तो नहीं बचेगा, ये सही नहीं है। 8 महीने का बच्चा पैदा होगा, अगर मुनासिब सहूलियात मुहस्सर होंगी तो बिल्कुल बचेगा। अब जैसे मेरा हॉस्पिटल है, हमारे पास 8 महीने के बच्चे अक्सर पैदा होते हैं और माशाल्लाह हमारा सर्वाइवल रेट 95% है। हम 95% बच्चों को डिस्चार्ज करते हैं और वो ठीक होते हैं माशाल्लाह। हमारे फॉलोअप पे आते हैं, तो वो गेट अ चांस मैं कभी आपको मिलवाऊँ तो माशाल्लाह वो बड़े हैं। मतलब इट हैज़ नथिंग टू डू विद 8 मंथ के भाई ये जो 8वें महीने वाली, ये तो आपने बहुत अच्छा क्या क्लियर की है। सबको अपने दिल से निकाल देना चाहिए कि खुदा ना खास्ता अब तो ये बचेगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन डॉक्टर साहब, नाउ कम्स के अब प्री मेच्योरिटी है वो डेंजरस कब होती है, यानी कि डेंजरस टू द लाइफ, वो क्या होती है? और उसमें मैं चाहूँगा आप ये भी बताइए कि हमारे मुल्क में लैक ऑफ फैसिलिटीज़, लैक ऑफ अवेयरनेस टू द मदर्स एंड टू इवन टू द हेल्थ केयर कीपर्स, उनमें ये कितना ज़्यादा अमल दखल करती है? देखिए, ये बहुत ही अच्छा सवाल है और आपने ना मेरी सारी टॉक को सम अप कर दिया। मैं जो बातें करना चाहती थी ना, आप ये देखिए आप इस कॉन्सेप्ट को समझिए कि प्री मेच्योर है क्या। मतलब वक्त से पहले पैदा हुआ एक बच्चा है, तो जितने उसके अंदर ऑर्गन्स हैं ना वो पूरी तरह बने नहीं है। ठीक है। फेफड़े हैं, आंतें हैं, गुर्दे हैं, दिमाग है, आंखें हैं, कुछ भी पूरा बना नहीं है। तो चाहिए आपकी, आप उनको हेल्प दें। फेफड़ों को सांस लेने के लिए आपकी हेल्प चाहिए, आपके पास सांस लेने की मशीन मौजूद है, आप उनको हेल्प दे दीजिए। वो कुछ अर्से में फेफड़ा ग्रो कर जाएगा, खुद सांस लेंगे। इसी तरह वो दूध चूस नहीं सकते, तो हमें उनको नाक में नलकी डाल के खुराक देनी पड़ती है टिल द टाइम कि वो खुद चूस सकें। तो वो जब चूसने लग जाते हैं खुद से दूध पीते हैं। सो इज़ विद जो उनकी आंतें हैं कमज़ोर होती हैं, तो वो ना माँ के दूध के अलावा और कोई दूध नहीं पी सकते। ठीक है। तो उनको माँ का दूध ही चाहिए, माँ का दूध ही चाहिए। मैं ये कहती हूँ, ये माँ अगर अभी नहीं दे सकती, कोई और रज़ाई माँ इसके लिए दूध लेकर आए, उस टाइम के लिए दें जब तक ये माँ रेडी नहीं है। ये खुद पीने भी लग जाएगा और वो पिलाने भी लग जाएंगे, फिर भी सेफ़। तो ये जो आपने मुझे ये पूछा ना कि मुश्किलात क्या हैं, मुश्किलात जब तक 37 हफ्ते पूरे नहीं हुए मुश्किलात हैं। एक एक कदम बढ़ते जाएंगे, एक एक बेहतरी की तरफ जाते जाएंगे। 27-28 हफ्ते का बच्चा सबसे ज़्यादा इन डेंजर है। पाकिस्तान में हम कहते हैं कि अगर 1 किलो का या 28 हफ्ते का पैदा हो गया है तो हम कोशिश करेंगे। वेस्ट में तो 22 हफ्ते का बच्चा पैदा होता है, वो कोशिश करते हैं, बचा लेते हैं। ठीक है, वो जिस प्रीमेच्योर की बात करें ना सर्वाइवल की, वो 22 वीकर है। हम कह रहे हैं अच्छा 28 हफ्ते का भी हमें दे दो तो हम इसे बचा लेंगे। अच्छा, इंडस में हमारे पास
24 वीकर भी आए, वेरी रेयर, बट इवन दे सर्वाइव्ड। तो इट डिपेंड्स। तो हमारे पास जो फैसिलिटीज़ है ना, तो मुझे आपको बताना पड़ेगा कि वो इनफ नहीं है। पाकिस्तान में जो NICUs हैं वो इतने अच्छे बिल्ड नहीं है, एक तो इतने हैं नहीं, फिर इतने अच्छे नहीं है, सहूलियात का फुकदान है, तो इसलिए बच्चों का डेथ रेट कम ही नहीं हो पा रहा। वी नीड टू वर्क ऑन द NICUs। फिर जिस तरह हमारे पास है ही नहीं, हम एक तरक्की पजीर मुल्क हैं, हमारे पास इतने वो नहीं है, हम बहुत सारे नए NICU बनाए उन्हें, तो देर आर सम वेज़ कि हम प्रिवेंशन कर सकते हैं, हम इन बच्चों को सहूलियात दे सकते हैं। जैसे मैंने ज़रूर एक बात करनी है कि हमें बहुत सारे KMC यूनिट्स बनाने चाहिए। हमारी तरह के मुल्कों ने ये यूनिट्स बनाए हैं और वो इन बच्चों को बचा रहे हैं, वो अपने 100% प्री टर्म्स को बचा रहे हैं। तो मैंने ये एक बात कहनी है कि प्लीज़ अगर आप NICUs को बिल्डअप नहीं कर सकते, आप KMC यूनिट्स बनाएं। तो इसमें में भी आपको आइडिया होगा, KMC यूनिट में मदर और बच्चा साथ रहते हैं और माँ। सॉरी डॉक्टर साहब, आया है कि ऐसा क्या किया जाए कि बच्चा प्रीमेच्योर हो ही नहीं, बच्चा कम्प्लीटली उसमें अपने डेज पूरे करके डिलीवर हो। दैट इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, आप हमेशा परहेज़ इलाज से बेहतर है, हम सब कहते हैं। तो आपको कुछ भी नहीं करना, आपको अपनी माँओं की सेहत बेहतर करनी है। जितनी ज़्यादा आप देखें, हमारे यहाँ माएँ आएंगी, अंडर एज होंगी या ओवर एज होंगी, मेल नरिश्ड होंगी, उनके पास खुराक का फुकदान है, फिर बच्चों में स्पेसिंग नहीं है, वो हर 9 महीने बाद एक बच्चा पैदा करने के लिए आएंगी, तो उनके पास इतना रिजर्व ही नहीं होता कि वो एक हेल्दी बच्चा वक्त पे पैदा करें। तो हमें अपनी एंटीनेटल केयर बेहतर करनी है, हर माँ के पास केयर जानी चाहिए, सहूलत जानी चाहिए, आप घर पे उनको मिले। जैसे हम सुनते हैं कि LHWs हैं, हमारी टीम्स बन रही हैं, वो माओं को घर तक विज़िट कर रही हैं, बट अभी कोई रिज़ल्ट हमें उतना अच्छा देखने को मिल नहीं रहा, क्योंकि प्रीमेच्योर तो डिलीवर हो रहे हैं। वन ऑफ द क्या कहना चाहिए, टॉप मोस्ट कंट्रीज़ में हमारा नाम है जहाँ प्रीमेच्योर डिलीवर होते हैं, पर उनकी डेथ भी होती है। अब बता, दुनिया में पाकिस्तान पहले नंबर पे है, 41 डेथ्स पर 1000 लाइव बर्थ्स हम हैं। Oh my God, this is... तो हमारे न्यूबॉर्न्स हैं, तो थर्ड मोस्ट उसमें प्रीमेच्योर है, नंबर 1 जो है वो प्रीमेच्योर है। कॉज ऑफ डेथ 2 और हैं, ये वो टर्म बच्चों को होती है, वो इन्फेक्शन है, वो एस्फिक्सिया है, तो ये है। अच्छा, मैं एक और सवाल है, अहमद साहब ये सवाल करते हैं कि हमें कब हमें कब परेशान होना चाहिए जब भी हम सुनते हैं इनका सवाल का जो लेट मी फ्रेम कि डॉक्टर अगर हमें कहता है कि प्रीमेच्योर है, तो बहुत सारी माएँ, बहुत सारे ख़ानदान उस पर हिम्मत हार जाते हैं और वो कहते हैं कि जी अब तो ख़त्म हो गया। अब और उस पर एक ये चीज़ होती है कि सिंस ही और शी इज़ अ प्रीमेच्योर बेबी, तो आगे चल के उसको बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। इस बात में कितनी सदाकत है? अच्छा, तो ये बात तो मुझे रुला देती है। आपको पता है, मैं जब भी अपने प्रीमेच्योर बच्चों के पेरेंट्स से मिलती हूँ, मैं कहती हूँ जस्ट आप बच्चे को देखो, ये मेरा फाइटर है, यानी ये वाकई फाइटर है। आप मेरे पास आए, मैं आपको कभी मिलवाऊंगी। ये इतने शेर होते हैं, इनको इन्फेक्शन हो जाती है, ये खुद से सांस नहीं ले सकते, ये खुद से दूध नहीं पी सकते, लेकिन ये आपको कह रहे होते हैं कि मुझे बचना है, जस्ट हेल्प मी आउट। और बस एक प्रॉपर केयर चाहिए। आप इनको वार्मथ दे दें, जैसे ये पैदा हुए इन्हें गर्म कर दें, इनको ठंडा ना होने दें। ये जो ठंडा होना ना, ये किलर है। अगर 1 घंटे के अंदर बच्चा ठंडा हो गया, इससे कोई नहीं बचा सकता। आप दुनिया के बेस्ट नीकू में ले जाए, इनको ठंडा ना होने दें। तो जैसे ही आप इन्हें गर्म करेंगे, इंक्यूबेटर में रखें या माँ के साथ रख दें, ये गर्म होंगे। ये आपको देखते हैं, आप इनकी आंखें देखें, इतनी ज़िंदगी से भरपूर आंखें, ऐसी फाइटर आंखें ना मैंने नहीं देखी। तो मैं उनके पेरेंट्स से कहती हूँ, लोग हिम्मत हार जाते हैं कि डॉक्टर नाइला 3 हफ्ते हो गए, ये कब घर जाएगा। मैं कहती हूँ ये जब तक रहेगा, जब वो हिम्मत नहीं हारा, ना मैं हारूंगी ना आपको हारने देंगे, आप भी मेरे साथ खड़े रहें। हम इसको घर भेजेंगे और माशाल्लाह ये ठीक होते हैं, घर जाते हैं। और देखिए, कॉम्प्लिकेशन यू डोंट नो, एक नॉर्मल पैदा हुआ बच्चा भी किसी कॉम्प्लिकेशन का शिकार हो सकता है। तो इस सोच में कि आगे कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो जाए, हम अब सर्वाइवल पे कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। लेट हिम सर्वाइव, वी विल लुक फॉर द कॉम्प्लिकेशंस, और कॉम्प्लिकेशंस के इलाज मौजूद हैं। डॉक्टर साहिबा, हमें नक्श अब्बास ने सवाल भेजा है कि प्रीमेच्योर बेबी होने की सूरत में फ़ौरन से क्या इक़दाम करने ज़रूरी हैं? देखा, मेरे पसंद का सवाल। देखिए, मैं आपको बता रही थी, देयर इज़ अ टर्म अब पूरी दुनिया में इस्तेमाल होती है, दैट इज़ गोल्डन आवर। ओके।
ठीक है, गोल्डन आवर स्टार्ट्स विद द फर्स्ट मिनट ऑफ लाइफ एंड इट एंड्स एट द 60 सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड 60 सेकेंड। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट 60 मिनट्स 1 आवर है, आपको बच्चे को ठंडा नहीं होने देना। यू हैव टू मेंटेन अ टेम्परेचर ऑफ 36.5 टू 37. वार्मर है, वार्मर पे रखें। इंक्यूबेटर है, इंक्यूबेटर में रखें, वरना माँ के साथ लगा दें ऐसे कि जिल से मिल रही हो, और ऊपर से कोई कंबल दे दें। ठीक है, आपने उसको गर्म ठंडा होने से बचा लिया, फिर उसको फीड दे दें। उसकी शुगर कम नहीं होनी चाहिए, शुगर भी किलर है। अगर शुगर गिरती है, ये ठंडे होते हैं और ये फिर दौरे पड़ने लग जाते हैं, उनकी जान जा सकती है। तो फीड शुरू करा दें, नाक में नलकी डालें, नहीं डाल सकते ड्रिप के ज़रिए फीड दे दें। सही है। अच्छा, अनम खान का सवाल है कि क्या प्री मैच्योर बच्चे का जो प्री मैच्योर होना है वो ज़्यादा डिपेंड किस पे करता है, मदर हेल्थ पे डिपेंड करता है या फिर इसकी कोई और रीज़न है? मोस्टली इट्स मदर हेल्थ, मोस्टली अननोन फैक्टर्स हैं बट दे आर लेस। हमारे यहाँ कुछ होते हैं फैमिलियल होते हैं, पिछला बच्चा भी था अब भी होगा, फैमिली हिस्ट्री होती है कि इस माँ के बच्चे 30 हफ्ते तक ही रहते। फिर माओं के अंदर बहुत सारी चीज़ें, उनकी सेहत भी एट टाइम्स यूट्रस का प्रॉब्लम होता है, वो स्टे ही नहीं करा सकता। फिर यूट्रस वीक होता है, वीक होता है, हाँ, सॉर्ट ऑफ, इसको सर्वाइकल इनकम्पिटेंस कहते हैं। मतलब ये मोस्ट ऑब्स्टेटिक्स की बात है, बट जितना कि मुझे नॉलेज है तो उसमें फिर ऑब्स्टेटिशियंस हेल्प करते हैं उनको, रेगुलर उनकी करते हैं, लेकिन माँ की हेल्थ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। बस इसका मतलब ये है कि जैसे ही आप सुनते हैं कि जी माशाल्लाह से आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव है, तो उसी वक्त से आपको अपनी हेल्थ की केयर कर लेनी चाहिए, क्योंकि फार बिफोर दैट, जब आप कंसीव करना प्लान करते हैं, राइट? एज यू आर गेटिंग मैरिड, जस्ट प्लान इट कि आपको क्या क्या करना है, कब आपकी कंसेप्शन जब भी होगी उससे पहले आपको अपनी ट्रीटमेंट शुरू कर देनी है। अपनी खुराक का ख्याल करें, अपनी कोई मेडिसिन लेनी है तो लें, मल्टीविटामिन्स लें, फॉलिक एसिड लें, और फिर आप कंसीव करें। डॉक्टर साहब, क्या ऐसा हो सकता है कि अगर कोई बच्चा जैसे प्री मैच्योर है तो मतलब माँ में कहीं वीकनेस है तो वो प्री मैच्योर हुआ ना, तो इससे ये हमें समझ आती है कि जैसे आप प्लान करते हैं कंसीव करने के लिए तो आप सबसे पहले डॉक्टर के पास जाके अपना कंप्लीट चेकअप करवा लें कि आपके अपने अंदर क्या वीकनेसेस हैं। ऐसे ही है? बिल्कुल ऐसे है, ताकि फिर बच्चे के ऊपर असर ना पड़े किसी चीज़ का, राइट? ऐसे तो फिर कौन कौन से टेस्ट हैं जो शादी हो रही है जिन लड़कियों की, या जो लड़कियां कंसीव करना चाह रही हैं ख़वातीन, वो क्या वो करें, टेस्ट कौन से करवाएं? मुझे लगता है कि इस वक्त हम कोई लिस्ट ऑफ टेस्ट तो नहीं दे सकते, ये तो नहीं, वैसे आप अपने ऑब्स्टेटिशियन से मिले और वो आपको बताएंगे। बट ये कि खून की कमी नहीं होनी चाहिए, खुराक की कमी, आपको अंडर वेट नहीं होना चाहिए, आपको अपना वेट नॉर्मल रखना, ओवर वेट भी नहीं होना चाहिए, ठीक है? आपको शुगर नहीं होनी चाहिए, आपको ब्लड प्रेशर नहीं होना चाहिए, ये बहुत किलर्स हैं। अच्छा, रेहान साहब सवाल करते हैं हमारे बोल ब्रेकिंग लाइव पे कि ओके, हो गया प्रीमेच्योर बेबी, हो गया, अब उसका ख्याल कैसे रखें, ना सिर्फ हॉस्पिटल में बल्कि जब वो घर भी आ जाए और उसके बाद भी। इससे एक मैं अपना भी एक चीज़ इसमें नथी कर दूं, और वो ये कि आपने बात की ना ऑर्गन्स डेवलप नहीं हुए, तो इसको बहुत सारे लोग कहते हैं अरे हाय देखो बेचारे के ऑर्गन्स डेवलप नहीं हुए। अरे वो 9 महीने पेट में तो डेवलप ही तो हो रहा है वो। तो जब वो जब दुनिया में आ गया और अगर डेवलप नहीं हुआ ऑर्गन, तो लेट द नेचर डू द थिंग ना। तो प्लीज टॉक। ऐसे ही है, देखिए अभी अगर वो 34 हफ्तों का पैदा हुआ है तो उसे 3 हफ्ते और चाहिए, वो 37 हफ्ते का हो जाएगा। वंस वो हो गया तो चीज़ें डेवलप हो गई, ठीक है। अच्छा, फिर ये नेचर की तरफ से है कि माँ के पेट में तो वो स्लो पेस थी ना, बाहर वो ज़रा अच्छा बढ़ेगा, जल्दी से लंग्स ग्रो कर जाएंगे। भाई वो फाइटर होते हैं, आपको मैंने बताया, वो जल्दी जल्दी खुद को वो हर चीज़ के साथ करते हैं, सर्वाइव करने की कोशिश करते हैं। और इसमें ये जो है, आपने सॉरी एक बात भूल गई, वो पूछना क्या एक्चुअली चाह रहे थे? हाँ, कि वो जब घर आ जाएं, हाँ, उसके बाद उनकी केयर, दैट इज़ समथिंग हम मे भी यहाँ ना बता सकें, बट हम पेरेंट्स को कहते हैं कि हमारे साथ रहें। अच्छा, वेस्ट में अब ये आइडिया है कि जहाँ बच्चा रहेगा माँ बाप साथ रहेंगे, वो हर केयर में इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। इसको बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल का क्या है, तो वो हर चीज़ खुद सीखेंगे। हम भी ट्राई करते हैं थोड़ा सा, ये जैसे सांस की मशीन से निकल आए ना, फिर हम मदर को बुला लेते हैं, जस्ट कम एंड स्टे विद बेबी, लर्न हाउ टू टेक केयर। ओके डॉक्टर नायला, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू इन द शो। बहुत शुक्रिया। वेरी इन्फॉर्मेटिव। उम्मीद करते हैं कि वो ख़वातीन जो, या वो मर्द हजरात, या ख़वातीन और मर्द से हट के भी वो ससुराल भी या वो मैका भी जो स्टिग्मा जोड़ लेते हैं प्री मैच्योरिटी लफ्ज़ के साथ,
उन तक ये बातें पहुंची होंगी, कुछ चीज़ें क्लियर हुई होंगी, और अगर कुछ चीज़ें नहीं भी क्लियर हुई तो प्लीज़ कीप वॉचिंग आवर शो, बिकॉज हम कोशिश करते हैं हमारे प्लेटफॉर्म से उस तरीके की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाएं जो हमारी सोसाइटी में टबू हो जाती हैं, हम उन पे बात नहीं करते हैं, और वो चीज़ें गालिबन इतनी बड़ी नहीं होती हैं जितना कि उसका हवा बना दिया जाता है। तो अगर इस तरह की कोई सिचुएशन हो जाए तो प्लीज़ कंसल्ट योर डॉक्टर्स। इधर उधर की फला खाला और फला फुप्पो की बात ना सुने, डॉक्टर की बात सुन लें। और एक बात, आखिरी बात, इसी पे शो का इख्तिताम करते हैं। प्रीमेच्योर बेबी होना इज़ अ नॉर्मैलिटी, इसको जादू टोने या अपने कर्म के साथ खुदा का वास्ता ना जोड़ें। आज के शो से दीजिए इजाज़त, कल हम फिर हाजिर होंगे इसी तरह से आपके साथ मिलेंगे, जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।